हमारे दर्शकों को यहाँ पर बता दें कि निर्मल के साथ सवालों का सिलसिला यहाँ पर जारी है, लेकिन यहाँ पर एक और शख्स हमारे साथ जुड़ गए हैं, रविंद्र सिंह भाटी। और जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान में किसी परिचय के मोहताज नहीं है। छात्र राजनीति में एक बड़ा नाम रविंद्र सिंह भाटी इस वक्त माने जा रहे हैं। और अरविंद सिंह भाटी की जीत को लेकर के एक बड़ा चेहरा जो उनके पीछे माना जा रहा है वो रविंद्र सिंह भाटी ही है। तो रविंद्र, आपसे भी ये पूछना चाहेंगे कि कब लगा आपको कि आपको राजनीति में आना चाहिए? छात्र नेता बनने से पहले भी आपको लगा कि आपको राजनीति करनी है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा 2013 में जब विश्वविद्यालय में मैंने प्रवेश लिया, तब से लेकर 2019 तक कई सारी ऐसी समस्याएं देखी। मैं 5 ईयर लॉ का स्टूडेंट था, मैंने 5 ईयर लॉ कंप्लीट की यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद में कई सारी चीजें जो ग्रामीण परिवेश से आने वाले विद्यार्थी को प्रवेश परीक्षा और परिणाम के नाम पर जो परेशानियां देखने को पड़ती थी, तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं बदलाव लाना चाहिए, हमें आगे आना चाहिए। कहीं ना कहीं एक ट्रेंड फिट हो चुका था कि जो धनबल वाला है, जो बाहुबल वाला है, वो ही इस विश्वविद्यालय के अंदर छात्र संघ का अध्यक्ष बन सकता है। तो सब साथियों ने मिलकर ये निर्णय लिया कि छात्र संघ का हम चुनाव लड़ेंगे, मजबूती से चुनाव लड़ेंगे। पहले हम टिकट की दावेदारी करेंगे, अगर टिकट नहीं मिलता है तो फिर उसके आगे की परिस्थितियां तय करेंगे। 2019 में तैयारी करने आगे आया, तो कई कारणवश टिकट नहीं मिल पाया। और उसके बाद में मजबूती के साथ में सब छात्रों को, सब युवा साथियों को 36 कौम का साथ रहा और चुनाव लड़ा। और पहली बार निर्दलीय छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में मुझे पहचान मिली। तो कई सारी ऐसी चीजें थी जो कहीं ना कहीं एक बदलाव की जरूरत थी। मैंने प्रयास किया कि मैं विश्वविद्यालय के अंदर एक बदलाव ला सकूं और साधारण परिवार से आने वाला कोई भी विद्यार्थी छात्र हित के लिए आगे आ सके, वो छात्र राजनीति में प्रवेश कर सके, उसके लिए दरवाजे खोलने का काम मैंने किया। जी निर्मल, जैसे कि रविंद्र आपने कहा कि आपने निर्दलीय चुनाव लड़ा और आपने एक जीत दर्ज की, लेकिन इस बार आपने एसएफआई के कैंडिडेट को सपोर्ट किया, आपने एबीवीपी या फिर आपने एसएफआई एनएसयूआई के किसी कैंडिडेट को सपोर्ट नहीं किया। तो क्या आपको लगता है कि छात्र संघ चुनाव में जातिगत समीकरण भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है? कई बार जातिगत जो बड़े बड़े जितने भी राजनेता हैं, वो कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर वोट को बांटने का प्रयास करते हैं। पर छात्र शक्ति को पता है कि एक संघर्षशील और मजबूत जो हमारा नेतृत्व कर सकता है, ऐसे भाई को जिताना है। तो कहीं ना कहीं जातिवाद दूर दूर तक नहीं रहता। मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर 2019 की बात करूं तो विद्यार्थी परिषद से भी मेरे ही समकक्ष, मेरे ही समाज के भाई थे। और मेरे सामने भी जो चुनाव लड़ रहे थे वो भी मेरे समाज के बंधु थे। पर कहीं ना कहीं सब कम्युनिटियों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया। तो उसी तरह मैं नहीं समझता कि विश्वविद्यालय के चुनाव के अंदर जातिवाद का कोई अहम रोल रहता है। जो छात्र हित के लिए मेहनत करेगा, जो प्रयास करेगा, जो रात दिन एक करेगा, उनके लिए लड़ेगा, जनता उसके साथ में रहेगी, उसके साथ हमेशा मजबूती से रहेगी। बिल्कुल। यहाँ दर्शकों से भी कहना चाहेंगे कि अब रविंद्र सिंह भाटी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और रविंद्र सिंह भाटी को लेकर के कल भी काफी सवाल आए थे जो हम नहीं पूछ पाए थे, लेकिन आज हम उन सवालों को शामिल करेंगे। लेकिन और भी यदि कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। रविंद्र, कल एक सवाल आया था कि अगर रविंद्र सिंह भाटी विधानसभा चुनाव लड़े तो किस सीट से लड़ना चाहेंगे? देखिए, मैं वर्तमान में जीता हूं, जैसे मैंने कल भी बताया, और वर्तमान में पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हूं और मैं अपना काम कर रहा हूं। अगर जनता का आदेश रहा, जनता का साथ रहा, जनता का विश्वास रहा, तो आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। और ये कहा जाए कि रविंद्र सिंह भाटी को कोई पार्टी ज्वाइन करनी हो तो फिर रविंद्र सिंह भाटी कहाँ जाएंगे? बीजेपी में जाएंगे, अपनी कोई नई पार्टी बनाएंगे या कांग्रेस में जाएंगे? क्या क्या सोचते हैं? वर्तमान में निर्दलीय हूं और हाल फिलहाल निर्दलीय ठीक हूँ। हाँ, समर्थन लेकिन ये कोई सवाल का जवाब नहीं हुआ ना। कोई तो मंतव्य आपका होगा कि आप कौन सी पार्टी से जुड़ना चाहेंगे? वो समय का फेर है, जहाँ परिस्थितियां ले जाएगी, जो संभावना बनेगी। हाँ, मैं विवेकानंद जी को फॉलो करता हूँ, मेरे आदर्श हैं। मैं भगत सिंह को आदर्श मानता हूँ। और बाकी रही बात दूसरी, तो भविष्य में तय होगा क्या होगा, कैसे होगा। अचानक से सब चीजें होती नहीं है। जी जी।
निर्मल भी यहाँ पर हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष हैं। रविंद्र सिंह भाटी को भी किसी परिचय के अब मोहताज नहीं है, एक फैन फॉलोइंग वो भी रखते हैं। अब दोनों से एक सवाल है कि छात्र हितों का संघर्ष आपने भी किया निर्मल, रविंद्र आपने भी किया। अब कभी एक ऐसी जरूरत आ जाती कि सियासी मैदान में आप दोनों को साथ आना पड़े, तो क्या आप साथ आएंगे? और अगर नहीं आना चाहेंगे तो क्यों नहीं आना चाहेंगे? मैं बताऊं आपको, सबसे पहले तो भाई निर्मल जी को मैं खूब खूब बधाई देना चाहूंगा। जी हम दोनों धन्यवाद। एक ही विद्यालय से निकले हैं, शेखावटी स्कूल से। और अगर छात्र हित की बात आई तो हम सब एकजुट होकर मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे। और छात्र की कोई जात नहीं होती, छात्र का कोई धर्म नहीं होता, वो छात्र होता है, वो विद्यार्थी होता है। और उसके लिए लड़ने के लिए हम सब एकजुट होकर मजबूती से लड़ेंगे। जी निर्मल, आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल साथ रहेंगे मजबूती से, स्कूल में भी साथ पढ़े हैं, आगे भी साथ मजबूती से रहेंगे। अच्छा, आप दोनों, ये तो हमारे दर्शकों को ये तो एक एक्सक्लूसिव जानकारी हम दे ही दे कि निर्मल और रविंद्र क्लासमेट्स रहे हैं। तो अभी एक सवाल यहाँ पर ये भी आ रहा है कि अगर छात्र हितों की बात ना हो, कोई और मुद्दों, राजस्थान के बड़े मुद्दों की बात करें, आरक्षण की बात करें, या कोई और भी बड़ा मुद्दा हो सकता है, तो उसको लेकर के फिर क्या आप साथ में आएंगे? जहाँ छात्र शक्ति की न्याय की बात होगी, उनके हितों की, हकों की बात आएगी, वहां सब लोग मिलके एक साथ एक मंच पे संघर्ष करेंगे, कोई समस्या नहीं उसमें। रविंद्र, आप भी सेलिब्रिटी हैं, बिल्कुल और जैसे कि बिल्कुल। हमने निर्मल से बहुत सारे सवाल किए, आपसे भी ये सवाल करेंगे क्योंकि बहुत सारे लोग आपसे भी जानना चाहते हैं। निर्मल का फेवरेट रंग कौन सा है? रविंद्र, आपका फेवरेट रंग कौन सा है? अब ये तो सवाल आपने ही पूछा है मुझे, लगभग 3 से 4 साल बाद। आज तक पूछा नहीं किसी ने। वैसे मेरा जो पसंदीदा रंग सफेद है। अच्छा, क्या बात है। निर्मल का भी रंग जो है वो फेवरेट कलर सफेद है। राजनेताओं की मुझे लगता है कि शायद उनका फेवरेट कलर सफेद ही होता है। नहीं, साफ सुथरे होते हैं ना, इसलिए। ये तो आपने कटाक्ष ही कर दिया है, कितने साफ सुथरे होते हैं। कुछ लोगों की छवि वाकई में उभर करके सामने आई है। रविंद्र, हाँ फेवरेट बिल्कुल। खाने की बात की जाए तो रविंद्र का फेवरेट फूड कौन सा है? मैं साहब मारवाड़ रहा हूँ, माना कहीं जिमा दो, मैं आराम में पागोटी जोड़ रजीम ले। बस ए है लाड में जिमाई जो। हाँ, लाड में है, ठीक है। लाड में अगर आपको प्यार से खिलाया जाए तो आप कुछ भी खाने को तैयार हैं। बिल्कुल। जी रविंद्र, अगर आपसे पूछा जाए कि आपकी फेवरेट प्लेस कौन सी है तो आप क्या कहेंगे? सॉरी? फेवरेट प्लेस कहाँ आपको घूमना पसंद है? नेचर प्लेस पसंद है या कोई डेजर्ट पसंद है? क्या आपको पसंद है? अच्छा, मानना तो मारा दोहरा रही धरती ठीक लगे। कभी ख्याल नहीं आया कि बहुत ज्यादा गर्मी है राजस्थान में, कहीं ठंडे प्लेस में नहीं चला नहीं, जाए? ये गर्मी तो उनको लगती है मैम जो एसीओ में रहते हैं। हम तो हमें तो आनंद आता है यहाँ पे। जी। रविंद्र, अगर आपसे कहा जाए कि 2019 में आपकी जीत का जो आधार है वो क्या रहा? कब से आपने छात्र संघ अध्यक्ष के लिए आपने तैयारी शुरू की, और उसके बाद फिर किस तरह की स्ट्रेटेजी आपकी रही, तो क्या कहना चाहेंगे? मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम एक ही बैच के 4 छात्र संघ अध्यक्ष बने भाई। 2014 के अंदर स्वर्गीय भाई भूम सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। 16 में भाई कुणाल सिंह जी छात्र संघ के अध्यक्ष बने। और 2016 में खूब काम किया हम लोगों ने, धरातल पे काम किया। हॉस्टल्स में, कम्युनिटी हॉस्टल्स जितनी भी थी वहां पे जाते थे, कैंपस के अंदर कैंपेनिंग करते थे। तो कहीं ना कहीं एक जुड़ाव जो लोगों से हुआ था, उसका एक बड़े स्तर का फायदा हमें 2019 के चुनाव में मिला। साथ ही साथ में हमारे जो बड़े भाई थे उन सभी का साथ और सहयोग मिला। पूरे सीनियर थे, उन सभी ने मुझे बढ़ चढ़कर प्यार दिया और उनकी वजह से मैं जीत पाया। छात्र शक्ति ने खूब सम्मान दिया मुझे, क्योंकि छात्र संघ चुनाव के अंदर जोधपुर यूनिवर्सिटी का ये ट्रेंड था कि जिसके पास टिकट है वही चुनाव लड़ सकता है, वही चुनाव जीत सकता है। इंडिपेंडेंट आज तक कभी कोई चुनाव लड़ा नहीं था, और लड़े भी थे तो वो जीत नहीं पाए थे। तो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट था कि साहब अगर टिकट नहीं है तो ये चुनाव जीत नहीं पाएंगे। पर सबका साथ रहा, सबके साथ की बदौलत और सबकी प्रेम की बदौलत जीत गया। रविंद्र, आप उस जगह पर आपने चुनाव लड़ा है जो अशोक गहलोत का गढ़ माना जाता है, और इस छात्र संघ चुनाव की बात करें तो
एसएफआई के कैंडिडेट के सामने एनएसयूआई का कैंडिडेट था जिसे अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब अरविंद भाटी जो है वो चुनाव जीत चुके हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि अब आपका जो कद है वो वैभव गहलोत से बड़ा हो गया है? नहीं साहब, मैं ये सोचता हूँ, मैं पहले ही जमीन से जुड़ा था, आज भी हूँ और आगे भी रहूंगा। वैभव जी यहाँ से लोकसभा के प्रत्याशी रहे हैं, आरसीए के वो प्रेसिडेंट है, मैं उनका सम्मान करता हूँ। साथ ही साथ में मेरा उनसे आपके चैनल के माध्यम से निवेदन भी रहेगा कि राजनीति में नीतियों के आधार पर चलना चाहिए। जो नीतिगत चलता है वो लंबा चलता है। मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी जब विश्वविद्यालय का चुनाव लड़ा था, जब लोकसभा का चुनाव लड़ा था, तो उनके पास पैसे नहीं थे, उन्होंने अपनी बाइक बेच के वो चुनाव लड़े थे और वो नीतिगत आधार पर लड़े। इससे पहले भी जब कभी भी कांग्रेस गवर्नमेंट थी तो कभी इन्फ्लुएंस नहीं रहा छात्र संघ के चुनाव में, मुख्यमंत्री जी का इन्फ्लुएंस नहीं रहा। पर मैं बड़े दुख के साथ कह सकता हूँ कि इस छात्र संघ के चुनाव में पूरी सरकार लगी, वैभव जी खुद लगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से वैभव जी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप चार चंद ऐसे चमचों के चक्कर में अपनी राजनीतिक विरासत को खत्म न करें। गहलोत ने बड़ी मुश्किल से इस विरासत को खड़ा किया है, वो हम सबके सम्मानीय है, आदरणीय है, हमारे विश्वविद्यालय से निकले हुए हैं, तो हम जाहिर सी बात है कि उनकी दिल से इज्जत करते हैं। पर आप कहीं ना कहीं चार लोगों के चक्कर में इस विश्वविद्यालय को राजनीतिक अखाड़ा न बनाए। ये छात्रों का चुनाव है, छात्रों तक रहने दिया जाए। आप देखिए कि सरकारी तंत्र का किस तरह से दुरुपयोग किया गया। जिस दिन छात्र संघ का चुनाव था, पोलिंग चल रही थी, उस दिन 700 वोट फर्जी पड़े। साथ ही साथ में चुनाव से पहले सभी के कार्यालय बंद करवाए गए, सिर्फ एनएसयूआई को छोड़ के सबकी गाड़ियां सीज करवा दी गई, सिर्फ एनएसयूआई को छोड़ के। मुझे गिरफ्तार कर दिया गया ताकि ये कैंपेन नहीं कर सके, डिस्टर्ब हो सके। साथ ही साथ में कई सारे ऐसे अजेंडे अपनाए गए, एक एक पार्षद को एक एक लिस्ट दी गई कि भैया आपको ये लाने हैं। आसपास के जितने भी प्रत्याशी रहे, कांग्रेस के जो विधायक भी रहे हैं, उन सबको जिम्मेदारियां दी गई। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये सरकारी तंत्र का पूरे तरीके से दुरुपयोग किया गया, पुलिस प्रशासन का भयंकर रूप से दुरुपयोग किया गया। विश्वविद्यालय प्रशासन पे तो इस तरीके का प्रेशर था कि आपको ये चीजें है, ये तो करनी ही है। तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि राजनीति नीति के साथ में करनी चाहिए, और जो नीतिगत करता है वो लंबा चलता है। तो मेरा निवेदन है कि छात्रों की राजनीति को छात्रों के द्वारा करने दीजिए, लोकतंत्र की हत्या ना करें। फर्जीवाड़े से कोई जीत नहीं पाया, छात्र शक्ति जिसके साथ में रहेगी वो मजबूती से जीतेगा। आप अन्यथा जोर लगा कि खुद का अपमान न करवाओ तो ठीक है। आप अब राजनीति में एक लंबा अरसा आपको अब हो गया है और इतनी समझ तो अब आपको हो ही गई है कि आप ये बता दें कि क्या कहाँ कमी है, कहाँ नहीं है। एनएसयूआई के कैंडिडेट का सपोर्ट वैभव गहलोत कर रहे थे। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, गृह मंत्रालय जो है वो भी अशोक गहलोत के अंदर ही आता है। तो फिर क्या कारण रहे कि जिसकी वजह से एनएसयूआई के कैंडिडेट को हार का सामना करना पड़ा? सब कहीं ना कहीं जो एनएसयूआई के जो प्रत्याशी थे वो ये सोच रहे थे कि हम फर्जीवाड़ा करके कैसे भी करके जो सरकारी तंत्र है उसको यूज में लेके जीत जाएंगे। उन्होंने धरातल पे मेहनत नहीं की, वो विद्यार्थियों से जुड़ाव नहीं रखा जो रहना चाहिए था। साथ ही साथ में कई सारे और भी फैक्टर चले जिसके कारण भाई हरिंदर जो एनएसयूआई से जो कैंडिडेट थे उनको नुकसान हुआ। मैं वाकई मैं भी समझता हूँ कि हरिंदर एक अच्छा कैंडिडेट है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट कहीं ना कहीं जब धरातल स्टूडेंट रविंद्र, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? रविंद्र, यहाँ पर हमारे बहुत सारे दर्शक भी हमें लाइव देख रहे हैं और उनसे भी एक अपील है कि रविंद्र से आप अगर कोई सवाल करना चाहते हैं तो बेशक आप कर सकते हैं, क्योंकि रविंद्र भी एक कोशिश करेंगे कि वो आपके सवालों के जवाब दे पाए और हमारी भी पूरी कोशिश रहेगी कि हम उन सवालों को पूछें। रविंद्र जी, क्या आपको इन चुनावों में लगा कि कहीं ना कहीं आपके ऊपर एक दबाव बनाया गया पुलिस की तरफ से या सरकार की तरफ से या यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से? मैं आपको बताना चाहूंगा कि दबाव आज से नहीं है। 2019 में जब मैं छात्र संघ का चुनाव लड़ा और जीत के आगे आया, उसके बाद से दबाव बनने शुरू हो गए। मैं आपको बताऊं कि शायद छात्र संघ अध्यक्ष रहते हुए
मैं ही पहली बार रहूंगा जो जेल गया हूँ छात्र हितों के लिए, और साथ ही साथ में मुझे जेल में हंगर स्ट्राइक पे बैठना पड़ा। और मैं आपको बता दूं कि अभी जब जैसे ही मेरा टेन्योर कंप्लीट हुआ, उसके बाद में मुझे निष्कासित किया गया कई सारे मुकदमे करके, और कैसे भी करके दबाव बनाया गया कि ताकि ये विश्वविद्यालय की राजनीति छोड़ दे। पर दबाव से होना कुछ नहीं है मैम। अगर आपके साथ स्टूडेंट्स हैं, आप वाकई सही हो, तो जनता आपके साथ रहेगी। हमने काम किया, छात्र हितों के लिए काम किया, छात्रों के लिए जिन्होंने हम पे विश्वास जताया उनके लिए काम करने का प्रयास किया, तो दबाव से कोई फर्क नहीं पड़ता। जितना दबाव लगाओगे, जितना दबाव बनाने का प्रयास करोगे, उतना तो हम ज्यादा निखर के आगे आएंगे। अभी भी जो पिछले चुनाव की अगर बात करूं, कुछ ही दिन पहले जो छात्र संघ का चुनाव हुआ है, इसमें प्रदेश की सरकार अगर पूरी तरीके से नहीं लगती तो शायद हमें जीत का आनंद उतना नहीं आ पाता, उतनी मजबूती नहीं मिल पाती। तो कहीं ना कहीं ये दबाव तो आते रहेंगे, करते रहेंगे, न दबने वाले थे न दबेंगे। जी जी, आप खुद एक युवा हैं और बहुत सारे युवा जो हैं वो आपको फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, आपकी एक खास फॉलोवर्स आपके हैं, तो उनसे क्या कहना चाहेंगे? अगर कोई छात्र राजनीति में आना चाहे तो उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं उन सभी भाइयों से निवेदन करना चाहूंगा कि आप सभी की जरूरत है इस राजनीति में। बहुत कम ही लोग होंगे जो कहेंगे कि राजनीति में आओ। मैं कहूंगा कि बिल्कुल आप आओ, राजनीति में आओ। आप जैसे युवाओं की जरूरत है, आप अपने क्षेत्र के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने समाज के लिए कुछ न कुछ करें, एक बदलाव लाएं, आप मेहनत करें। और संघर्ष हर जगह है, ऐसी बात नहीं है कि संघर्ष कहीं नहीं। आप अगर तैयारी भी कर रहे हैं, कॉम्पिटिशन की एग्जाम भी, किसी एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं, तो अगर 5000 सीटें हैं तो 5 लाख लोग वहाँ एग्जाम में बैठते हैं। कंपटीशन वहां पे भी है। हाँ, संघर्ष राजनीति में भी है। डेली आपको कुछ न कुछ अलग करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, लड़ना पड़ेगा, कई तरीके का दबाव भी आएगा। पर अगर आप मजबूती से डट के रहे तो आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक पाएगी। रविंद्र, एक चर्चा कहें या एक रूमर कहें कि आपको वसुंधरा राजे का करीबी माना जाता है, तो कितना सच है इसमें? बिल्कुल, मेरा आना जाना है और मैं मिलता रहता हूँ, बिल्कुल है, इसमें कोई डाउट नहीं। पर अफवाह क्या है, जो चीज है वो है, और मैं मानता हूँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं कहा जाए कि आप बीजेपी में जा सकते हैं? अब मैं तो निर्दलीय हूँ, मैं तो कहीं पे जा सकता हूँ, मेरे लिए तो सारे दरवाजे खुले हैं। अच्छा। और रही बात दूसरी, मुझे तो छात्र हितों के लिए काम करना था, मैंने किया। आगे अगर जनता मौका देगी तो वहां काम करेंगे, बिल्कुल। पढ़ाई में कैसे हैं रविंद्र? पढ़ाई में ठीक ठाक हूँ, खास नहीं हूँ। ठीक है, 12th के अंदर मेरी बायो थी, 75% बन गए। और उसके बाद में मुझे कई सारे साथियों ने कहा कि भाई पीएमटी, उस समय प्री मेडिकल टेस्ट हुआ करता था, आजकल तो नीट वगैरह कई सारे कोर्सेज आ गए और वो होने लगे, तो पीएमटी की तैयारी कर ले। फिर मुझे लगा कि मैं नहीं कर सकता वो, तो फिर मैंने लॉ में ठीक ठाक था, फर्स्ट ईयर में फेल हो गया था, ईयर बैक लगी थी मुझे। और उसके बाद में मैंने 5 साल की लॉ कंप्लीट की। एवरेज है, नॉट बैड, बट वो नहीं कि बहुत ज्यादा वो मेरिट होल्डर मैं नहीं हूँ, मैं एक जी एवरेज। कब आपको लगा कि आपको स्टूडेंट यूनियन का इलेक्शन लड़ना है? लगने में कुछ नहीं होता मैम, जब आपके साथ में आपके साथी होते हैं, आपके जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, वो अगर आपको कहते हैं, अगर आपके लिए काम करने वाले हैं, तो आपको लड़ना चाहिए चुनाव। और वाकई आदमी को एक बार, मैं ये सोचता हूँ कि एक बार अपनी जिंदगी में चुनाव लड़ना चाहिए, उसको हकीकत पता चल जाता है। जी, अरविंद सिंह भाटी की जीत के पीछे एक बड़ा नाम कह सकते हैं अब रविंद्र सिंह भाटी। रविंद्र सिंह भाटी की जीत के पीछे कौन सा नाम था? देखिए, अरविंद सिंह भाटी जीते तो अपनी क्वालिटी की वजह से जीते हैं, उनका संघर्ष था, उनकी मेहनत थी। हाँ ठीक है, हम सभी का सहयोग रहा। मेरे साथ में मेरे भाई रविंद्र सिंह जी राणावत थे, कुणाल सिंह जी थे, तो उन सभी का साथ और सहयोग था। मेरे पूरे जो युवा साथी थे उस समय, जिन्होंने कंधे से कंधा मिला, क्योंकि एक लंबी लिस्ट है, मैं सबका नाम नहीं ले पाऊंगा, और उन सभी का साथ रहा, सहयोग रहा, जिसकी बदौलत मैं छात्र संघ बन पाया। जी, आप एक लाइन में आपको उत्तर देना है। जो आपसे सवाल हम पूछने जा रहे हैं वो सवाल है, ये थोड़ा खतरनाक लग रहा है मुझे। हाँ बिल्कुल खतरनाक है, और सवाल हाँ या ना में ही होगा, और इसके बिहाफ पे ही, उसके बाद ही कोई अगला सवाल उठेगा। और सवाल ये है
कि रविंद्र सिंह भाटी क्या विधानसभा चुनाव लड़ेंगे? पता नहीं। ये आपने एकदम डिप्लोमेटिक आंसर दिया है, पता नहीं। लेकिन अगर कहा जाए ऑप्शन ही दो है, हाँ या ना। अब नहीं का तो मैंने ले लिया और हाँ का ले लिया, पता दोनों ही हो गए ना। पता नहीं, मुझे पता ही नहीं है वाकई। विधानसभा का चुनाव अभी तो 1.5 साल पड़ा है, लगभग 1-1.5 साल है, 2023 के दिसंबर तक है। तो मैं बहुत वर्तमान सारे में हमारे दर्शक यहाँ पर लाइव देख रहे हैं और वो भी रविंद्र से बहुत सारे सवाल पूछना चाहते हैं, लेकिन एक सवाल और यहाँ पर मन में आ रहा है कि अगर रविंद्र चुनाव लड़ते हैं विधानसभा का, तो 2023 वाला लड़ेंगे कि 2028 वाला लड़ेंगे? मैं वापस वही जवाब दूंगा आपको, पता नहीं। देखिए, अब रविंद्र सवालों के जवाब तो देने ही पड़ेंगे ना, वो कभी ना कभी नहीं, तो देने ही बिल्कुल पड़ेंगे। देंगे ना, क्यों नहीं देंगे, वाकई बिल्कुल दे ही रहे हैं और देंगे, बिल्कुल देंगे। लेकिन ये ऐसे सवाल आपके हैं सवालों के जो जवाब देने आपके के लिए तो मैं आया हूँ यहाँ पे। आपकी बहुत सारी फैन फॉलोइंग है और वो ये सवाल जानना चाहती है। हम अपनी तरफ से नहीं पूछ रहे हैं कुछ भी, जो कमेंट बॉक्स में आ रहा है हम तो वही पूछ रहे हैं। मैं उनसे निवेदन करना चाहूंगा कि मैं मेरे पर्सनल नंबर आपको दे रहा हूँ, आप आराम से फोन कीजिए, लंबा बैठ के गपशप लगाएंगे। मुख्य धारा की राजनीति में आना चाहते हैं या नहीं? जनता चाहेगी तो ले आएगी, वरना हम तो ठीक है, वकील है, कोर्ट में बैठ जाएंगे, आएगा जो चाय पानी तो पिला के ही जाएगा, लेके क्या जाएगा बस। और क्या ये जनता ही आपको ये बताएगी कौन सी पार्टी में जाना है, कौन सी में नहीं जाना है? जनता सब समझदार है, जनता को सब पता है कि कैसे करना होता है, क्या करना होता है, किस आदमी को कहां से उठा के कहां पे पहुंचाना होता है, और जनता का जब मूड होता है तो वो अपने आप सब कर लेती है। हाँ, आपने ये मान लिया है कि जनता ही मालिक है। जनता ही मालिक है, लोकतंत्र में है ना, का जनता के लिए जनता के द्वारा शासन, सामाजिक में पढ़ा ना 5वीं क्लास में मैंने। रविंद्र, आपसे हम जो ये सवाल पूछ रहे हैं ये कहीं ना कहीं लोग जानना चाहते हैं, तभी जो लाइव में लोग जो देख रहे हैं वो अब ज्यादा देख रहे हैं हमें, तो आप बता ही दीजिए। अब तो बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि रविंद्र कहाँ से विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे, कौन सी सीट होगी वो राजस्थान की, क्या पश्चिमी राजस्थान की ही होगी या फिर कोई और होगी? चलिए इतना बता दीजिए। जनता जहां बुलाएगी, मैं तो अभी जोधपुर रहता हूँ, मैं लगभग मेरे गांव की तरफ भी नहीं गया काफी समय से, और जनता जहां बुलाएगी वहां जाऊंगा। अच्छा, अगर थोड़ा सा मतलब पर्सनल सवाल अगर करें कि आपके परिवार में क्या आप ही राजनीति में आए हैं या उससे पहले भी कोई राजनीतिक परिवेश रहा है आपका? नहीं, कुछ भी नहीं है। मेरे दादाजी गवर्नमेंट सर्वेंट थे, मेरे पिताजी टीचर हैं, और मैं वैसे वकालत करने आया था, पर पिताजी को पता नहीं चला कि मैं कब छात्र राजनीति में घुस गया। अगर पहले पता चल जाता तो शायद मुझे रोक देते। आप क्या कहते हैं कि आप छात्र राजनीति में रहना है कि नहीं रहना है, क्योंकि ये सवालात भी उनके मन में आते होंगे कि संघर्ष आप कर रहे हैं, तो क्या अब उनके मन में आता है कि राजनीति में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए, क्या कहते हैं आप? कई बार घर वाले चिंता करते हैं, जब ये लाठीचार्ज, मुकदमे, पुलिस, जेल ये सब सुनते हैं लोगों से, तो कहते हैं कि कहाँ जरूरत है, बढ़िया तैयारी करो, नौकरी कर लो। और अगर ये सब कई बार कुछ ज्यादा ही सिचुएशन खराब हो जाती है, जैसे मुझे आज भी याद है कि मैं जेल में था और भूख हड़ताल पे था, तो मैं जब वापस हॉस्पिटल में शिफ्ट हुआ तो मेरे घर से मिलने आए सब लोग, तो उन्होंने कहा कि ऐसी राजनीति नहीं करनी, और आप घर पे आ जाओ, आराम से बैठ के घर पे ही बैठा रहे, खाने में दिक्कत नहीं है, आप आराम से सोता रहे और सेवा करेंगे, हम बैठा रहे घर पे। तो कहीं ना कहीं घर वालों की चिंता तो रहती ही है कि ये सब इतना सब हो रहा है, कहीं कल के समय में कोई दिक्कत ना हो जाए, कोई परेशानी नहीं हो जाए, तो उस चिंता की वजह से वो कई बार मना करते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। और हाँ, जहाँ कहीं पे भी सेवा की बात आती है तो वो कहते हैं कि बढ़ चढ़ के काम करना चाहिए, और सबके हित में जो काम हो, मानव जन कल्याण का काम हो, वो करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पर ये सब जो चीजें हैं, पुलिस है, प्रशासन है, सरकारों से भिड़ना है, ये कम करो। तो मुझे भी कहीं ना कहीं लगता है कि परिवार वाले हैं, जाहिर सी बात है, सब चिंता कौन नहीं करता है, सब चिंता करते हैं, बिल्कुल। रविंद्र, आपने कहा कि आप पे लाठीचार्ज हुआ, उसके बाद आप भूख हड़ताल पर भी रहे, तो
आ रहा है कि जेल में जब आप भूख हड़ताल पे थे और आपको हॉस्पिटल लाया गया, तब आपने वसुंधरा राजे से बात होने के बाद ही अपना अनशन तोड़ा। क्या ये सही है ये बात? कई सारी चीजें हैं जो हाँ, मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनका सहयोग था। उनके सहयोग की बदौलत ही प्रदेश की सरकार ने हमारी सारी मांगे मानी, क्योंकि उस समय उस परिस्थिति के अंदर कोई नेता बोलने के लिए तैयार नहीं था। आप सोचिए, चलिए मैं 25 26 साल एज है मेरी, मैं शारीरिक रूप से ठीक हूँ। मेरे साथ में जो कर्मचारी नेता थे मोहन सिंह जी, उनकी एज 70 साल थी। वो हाई डायबिटिक पेशेंट थे और वो बीजेपी के जिलाध्यक्ष थे जोधपुर के, काफी लंबे टाइम तक रहे। और उनके लिए जब बोलने के लिए कोई आगे नहीं आया तो कहीं ना कहीं उन्हें बुरा लगा पूरे मुख्यमंत्री जी को। तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से प्रशासन से बात की, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हाई डायबिटिक पेशेंट जो सुबह शाम जो इंसुलिन लेते हैं और वो अगर 7 दिन से भूख हड़ताल पे बैठे हैं और प्रदेश की सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से अगर मौन बैठा रहे, तो कहीं ना कहीं एक चिंता का विषय रहता है। तो उन्हें मोहन सिंह जी के स्वास्थ्य की चिंता हुई और उन्होंने उसको आगे रखते हुए काम किया और हमारा सहयोग किया। बिल्कुल, उस मोमेंट से मैं भी जुड़ा था जी। रविंद्र, कब लास्ट टाइम आपकी वसुंधरा राजे से बात हुई? अभी नहीं, इन दिनों नहीं। इन दिनों नहीं हुई है। और अगर कहा जाए कि राजस्थान में आपका फेवरेट लीडर कौन है, तो क्या जवाब आएगा रविंद्र की तरफ से? अब एक सवाल और यहाँ पर आ रहा है, जिस तरह से कांग्रेस में गुटबाजी देखी जा रही है, उसी तरह की गुटबाजी बीजेपी में भी देखी जा रही है। और दो क्या, बहुत सारे धड़े हैं जो मुख्यमंत्री अपने अपने नेताओं को बनाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि वसुंधरा राजे अब फिर से राजस्थान की मुख्यमंत्री बन पाएंगी? वो संगठन का काम है निर्णय लेना और संगठन अपने स्तर पे लेगा। मेरे लगने से, अगर मेरे कुछ कहने से अगर कोई बदलाव आ सकता है तो मैं एक बार नहीं 10 बार कहूंगा। लेकिन अगर एज अ सिटीजन बात की जाए, एज अ वोटर बात की जाए, तो आपको क्या लगता है कि मुख्यमंत्री के तौर पर आप किसको देखना चाहेंगे? देखिए, मुख्यमंत्री के तौर पे अभी तक कोई स्पेसिफिक चेहरा तय हुआ नहीं है दोनों ही पार्टियों की तरफ से। और जो चुनाव है उसको साल भर है। आप समझ सकते हैं कि डेली स्थितियां परिस्थितियां बनती है, बिगड़ती है। तो इतना जल्दी किसी चीज के बारे में कहना या आंकलन करना मेरे हिसाब से ठीक नहीं। राजस्थान में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं और रविंद्र सिंह भाटी को अब एक राजनेता कहा जा सकता है। तो आपको क्या लगता है कि कौन कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो इस बार चुनावी मुद्दे बनेंगे, उनको ये कहा जा सकता है? साहब, सबसे बड़ी चीज की अभी जो बेरोजगारी का आलम है और दूसरी तरफ ये जो नकल प्रकरण चल रहे हैं, युवाओं के साथ आए दिन धोखा हो रहा है, अत्याचार हो रहा है। आप देखेंगे, आप जयपुर रहते हैं, आप जब कभी भी शहीद स्मारक से होते हुए निकलते होंगे तो वहां पे हमेशा 500-700 स्टूडेंट और 500-700 युवा बैठे ही होते हैं किसी न किसी डिमांड को लेकर। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि युवाओं के साथ में ये जो प्रदेश की सरकार है कुछ गलत कर रही है, उनका हक मार रही है? तो मुझे ये लगता है कि एक तो सबसे बड़ी चीज की बेरोजगारी, कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स आनी चाहिए ताकि बेरोजगारी कम, युवाओं को रोजगार मिले। और दूसरी चीज ये जो नकल प्रकरण वगैरह ये सारी चीजें ये खत्म होनी चाहिए, क्योंकि आई दिन अब जैसे मैं यूनिवर्सिटी में हूँ तो मुझे खूब सारे लोग ऐसे मिलते हैं, स्टूडेंट ऐसे मिलते हैं, वो कहते हैं कि हम तैयारी करके करें क्या। हम 2-2 साल तैयारी करते हैं, 3-3 साल तैयारी करते हैं, यहाँ पे गाँव से आते हैं, रूम किराए पे लेते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट का पैसा होता है जो बड़ी मुश्किल से इधर उधर करके हम खर्चा चलाते हैं। और उसके बाद में जब एग्जाम दे के आते हैं, एग्जाम बढ़िया होता है, फिर लास्ट में हमें पता चलता है वो पेपर तो आउट ही हो गया। कई सारी चीजें हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं लगता है कि अगर आप वाकई उसको दिल से अगर समझो, उस आदमी की पीड़ा को समझो, अगर पास बैठा के आप बात करो उससे, तो आप समझोगे कि वो कितना दर्द में है। मैंने उस चीज को नजदीक से देखा है, सहन किया है। तो मुझे लग रहा है कि कहीं ना कहीं इन चीजों से युवाओं को बाहर निकालना चाहिए अपने को। एक तरफ तो हम लोग कह रहे हैं कि युवा देश का भविष्य है और आप अभी से गर्त में डालने लगे। अभी ये जो लोग जो नकल करके पास होके आगे जा रहे हैं, आपको लगता है कि ये बढ़िया कुछ कर पाएंगे? मुझे नहीं लगता।
आपने रविंद्र कहा कि वसुंधरा राजे आपकी फेवरेट लीडर हैं, तो कहीं ना कहीं आप, अगर कहा जाए कि आने वाले समय में क्या आप अशोक गहलोत के सामने बीजेपी के उम्मीदवार हो सकते हैं विधानसभा चुनाव में? मैं तो निर्दलीय हूँ अभी तो वर्तमान में। वर्तमान में निर्दलीय हूँ, और मैं, जैसा मैंने पहले कहा, जनता जो तय करेगी वो मुझे मंजूर है। जी। अच्छा, एक सवाल और यहाँ पे मन में आ रहा है कि राजस्थान में जिस तरह से कानून व्यवस्था इस समय का बुरा हाल है, तो उसको लेकर के आप क्या कहना चाहेंगे? बिल्कुल, आपकी बात से मैं पूरी तरीके से सहमत हूँ। आए दिन जो ये जो सांप्रदायिक घटनाएं हो रही है, साथ ही साथ में ऐसी ऐसी घटनाएं जिनके बारे में मैं अगर ऑन टीवी बात करूं तो मुझे भी ऐसे शर्म से आने लग जाती है। ऐसी चीजें जो हो रही है ये कहीं ना कहीं गलत है। प्रदेश की सरकार को पे काम करना चाहिए, और साथ ही साथ में आम जन को जागरूक रहना चाहिए, क्योंकि सरकार का जो काम है वो तो पूरे तरीके से हम उस पर डिपेंड नहीं रह सकते। अगर जनता अगर जागरूक रहे तो बहुत कुछ कर सकती है। और सरकार से ये भी मैं निवेदन करना चाहूंगा, प्रदेश की सरकार से, कि आप छात्र राजनीति को छोड़ें, छात्रों को करने दें और आप प्रदेश संभालें। एक सवाल और यहाँ पर मन में आ रहा है कि सरकार ने आपके खिलाफ आपकी आवाज को दबाने के लिए आपकी हिस्ट्री शीट खोलने की तैयारी की थी, क्या वो पूरी घटना थी? हमारे दर्शकों को जरा बताएं। मैम, मैं मारवाड़ी में बोलूं तो अगर आपको दिक्कत नहीं हो, क्योंकि मेरा बिल्कुल जी वो आपने बताना चाहूँ कि हम विश्वविद्यालय में मैं एडमिशन लियो, और जो जमीन आड़ प्रकरण हुए, जमीन आड़ प्रकरण के बाद में कई सारा लोग ना जो सिस्टम रे मीना बैठा है, जो मोटा मोटा आका है, वो ना लागू कि ए लड़को के तुम्हारा चैलेंज करे, क्यों चैलेंज करे, तो वो टाइम एक रूमर तैयार करियो, कई सारा फर्जी मुकदमा करे, और अचानक एक दिन मैंने फोन आवे हमारे जो लोकल पुलिस स्टेशन में बैठाऊं कि आपकी डोजियर शीट तैयार हो गई है, आप आओ और साइन करे दो। मैं बैठे थाने गयो, जो संबंधित जो स्टाफ હતો वहां गयो, डोजियर है, मैं डोजियर कहीं होया करे कि आपने पूरी पत्रावली तैयार है कि कहीं कहीं और किकर है, तो मैं ये पत्र तो कि आपने एचएस री तैयार है, हिस्ट्री शीट की तैयारी, बिल्कुल। तो मैं हिस्ट्री शीट खोलने का प्रयास करियो। मैं वो टाइम भी जो संबंधित अफसर था वो सभा ने कहो, मैं को आप गलतफहमी में ना हो, एड़ा कोई मुकदमा भी खोले, और बाई चांस अगर आप एड़ी कोई हरकत करने का प्रयास करियो तो आप भी तैयार रहा, मैं तो तैयार हाँ, वकील हूँ, हाई कोर्ट में लपेटना की करे बनावे और मजबूती का। और जहाँ आप पहले भी कहो कि किन तरीके रा आपरे माथे दबाव आया, तो ए एक तरीके रो दबाव बनाने रो प्रयास करियो, क्योंकि हर तरीके में तोड़ने का प्रयास करियो जो टूटो कौन जाते, ए भी एक हथकंडो अपनायो, पर ये में भी कोई विशेष फर्क मारे पड़ियो कोनी। मैं ये कहो अगर एचएस खोल भी दे तो छात्र हितां रे वास्ते और जनता री सेवा रे वास्ते मैं मुकदमा लिया, तो मारे मुकदमा मेडल रे बराबर है, और हे कोई कोनी 10 बार गई इसकी बिल्कुल लिया, मारे में जोर है तो मैं लिया, बड़े क्या में जोर है तो वही ले ले, क्या कि यहाँ है साहब कि आप ना लड़न रे वास्ते हिम्मत चाहिए, जोर चाहिए, आप रे बेड़ा मजबूत, आप रा भाई चाहिए, हर जगह बेड़ा हुआ कोनी साहब, हर जगह थोड़ा लड़ सके, मुकदमा लेना रू या लड़न वास्ते कोई न कोई आप रे बेड़ा साथी भी तो चाहिए मजबूत, तो मैं लड़या उठे मजबूती लड़या, मुकदमा करे, मुकदमा मारे मेडल भेज जुआ, मैं अठे लगा दूंगा। मैं आज 10 साल पछे जद कदे यूनिवर्सिटी रे मीना आई, जद ए तरह जो छात्र नेता हुसे उन्होंने कह तो सका कि भैया जे टाइम हूं राजनीति करतो उटे मारे माथे 10-15 मुकदमा था, वो छात्र हितार वास्ते था, वो टाइम जेल गया तो छात्र हितार वास्ते गया, बढ़िया सीनो छोड़ो करे जेल गया, और सीनो छोड़ो करे जेल में बाहर आया और जीते बाहर आया। सरकार ना घुटना माथे बिठावनी थी तो उठम घुटना माथे भी बिठाई, मजबूती हूं बिठाई, मजबूती हूं लड़िया, दबिया को नहीं, मुकदमा कर लियो, एचएस खोल लियो, गाड़ी सीट करने कर लियो, निष्कासित करनो कर लियो, की करो थे अठे लोकतंत्र में ना जेल में मोटो तो कहीं है को नहीं, भेजो एक बार को नहीं 10 बार भेज दो, मैं तो लड़, हाँ काम है मारो लड़ दो, मानो वो छात्र अगर छोड़ भेजा है वहां तो विश्वास जतायो तो माना लड़नू पड़े हमारे हक रे अधिकार वास्ते, और एक बार को नहीं 10 बार लड़, और प्रदेश की सरकार ना ज्या करनू है वो कर ले, और जितो जोर लगानो कर ले। अब बार भी विश्वविद्यालय चुनाव में मीना पूरा जोर लगायो, विश्वविद्यालय चुनाव में मीना हमारा जो लोकसभा प्रत्याशी है तो एक घड़ी घड़ी घूमता पड़ा, कई सारा एड़ा पार्षद तो मैंने आर कहता कि साहब
भलो वह थारो जो थार चक्कर में मानो फोन तो करियो, बाकी तुम्हारा फोन ही उठा। तो के अगर एक महाराज को कह सका राजस्थान का युवराज जो गली गली घूम रहा है तो के बढ़िया चीज है। और ऐसी लोकतंत्र की ताकत है कि उमर बंद कमरे में मीना बैठा लोगों ने के बाहर काट दिया। और पूरे बावजूद भी तो सरकारी तंत्र दुरुपयोग रहे पर मुंह की इज्जत दिखानी पड़ी। ऐसी तो लोकतंत्र की खूबसूरती है जी। क्या ये माना जाए कि रविंद्र सिंह भाटी पश्चिमी राजस्थान में ही फेमस है या फिर पूरे राजस्थान के युवा उन्हें पसंद करते हैं? क्या कहना चाहेंगे? मुझे नहीं पता, पर ये है कि जहां जाता हूँ मुझे प्यार खूब देते हैं, सब देते हैं। और शायद मैं उसका कर्जदार रहूंगा। मैं उसकी मैं कीमत नहीं बता सकता। और जीत भी क्यों नहीं हूं तो कई बार ऑन कैमरा भी मैंने कहते कोई शर्म को नहीं है। मैं 2013 में जोधपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने आयो, मैं 4 जोड़ी कपड़ा ले जायो तो। और आज मैंने इतना भाई मिला है, हमारा साथी मिला है, मैंने सहयोग करने वाला मिला है, तो हमारी कमाई है ना। और हमारे फादर टीचर है और हूँ एक साधारण परिवार वाला स्टूडेंट था। अगर मैंने छात्र संघ अध्यक्ष बनाया तो यहाँ लोग बनाए हुए और प्रेम दिनों तो यहाँ दिए हुए, तो प्रेम मिले माना प्रेम ही चाहिए उगरे लाओ कहीं जी। छात्र शक्ति की एक आवाज ये कहा जा सकता है रविंद्र सिंह भाटी। तो क्या आप हर जिले में आप गए, ऐसा कहा जाता है कि आप हर जिले में छात्र शक्ति की आवाज बन करके गए और वहां सरकार ने आपके खिलाफ मुकदमे लगाए, कितना सच है इस बात में? बिल्कुल, छात्र क्रांति का मूवमेंट है तो फीस ना ले। मैं हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में माता प्रदर्शन करियो और हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर माता मुकदमा दर्ज कराया गया ताकि की करे ये ना रोक सको। विधानसभा घेराव पहली ये ना रोक सका। पर मैं आपने बताना चाहूँ वो दबाव के कारण ना मैं दबिया ने दबाला वहां हर संभव प्रयास करो। कई सारी चीजें जो पहले भी यहाँ पे दबाव की बात करी कि प्रदेश की सरकार के स्तर तक गिर सके, तो यहाँ गिरंडरी जो प्रकाष्ठा थी उन्हें बाहर कर ली और के दिन के दो टाइम भी रोकने भरपूर प्रयास करियो। मुकदमा करने कारण है तो कि ताकि की करे मेंटली हरेस कर सका। मैं जो आपने पहले भी बताया मैं एक वकील हूँ और मैं हमारा मुकदमा खुद लड़ सकूं और हमारा मुकदमा है जो हमारा मेडल है। इन फ्यूचर ज्यादा कदे भी मैं रहे हाँ और स्टूडेंट्स जो को आज तारीख मीना विश्वविद्यालय मीना है 10 साल बाद में जब हमारा मेल है जब उनमें मैं मजबूती हूँ कह सका कि भैया थार वास्ते 10-15 मुकदमा लिया था वो टाइम लड़िया था। आप अगर मामा तो विश्वास जताए तो थाना में 500 रिटर्न देने भरपूर प्रयास करे तो जी। राजस्थान में एक ट्रेंड रहा है रविंद्र कि एक बार कांग्रेस एक बार भाजपा, तो अगर आपसे पूछा जाए कि किसका कार्यकाल, किस पार्टी का कार्यकाल बेहतर रहता है तो क्या कहेंगे? वर्तमान सरकार बारे में बढ़िया तरीके में कह सकता क्योंकि 2019 में पहले शायद राजनीति में तो एक्टिव को नहीं तो और इतनी परिस्थितियां मैंने समझ में को नहीं आती। पर 2019 के बाद में जब मैं ये गवर्नमेंट ना नजदीक में देखी है तो मैंने लागू है कि केत सरकार है जो पूरी तरीके से फेल है। क्योंकि हूँ यूथ ना ले अगर देखा तो यूथ ना ले टाइम में ना सब अगर ज्यादा नुकसान कर वो तो यूथ है नकल वाला प्रकरण जहाँ आप पहली बात करी वो नकल चिया ना रोकन मीना सरकार पूरे तरीके में विफल रही। एक भी एग्जाम एडो कौन रहे जो पारदर्शिता भेड़ो रहे। दूसरी चीज कोई भी एडी योजना को नहीं जिसके बिना स्टूडेंट्स ना यूथ ना ज्यादा से ज्यादा रोजगार दे सके। तीसरी चीज कानून व्यवस्था एकदम पूरे तरीके में खत्म हुई। अब हर तरीके में देखो तो के आपने गवर्नमेंट और फेलियर ही देखी। आप यूं कई जगह भी कौन कह सको हाँ के बाड़ाबंदी मीना है सरकार एकदम सब बढ़िया रही, बहुत मजबूत रही। बाड़ाबंदी बहुत बढ़िया तरीके में कराई, ये वास्ते ये धन्यवाद देना चाहूँ। आप बहुत बढ़िया काम करे। बाकी पेपर वाले मामले में नाम तो हमारी धूड़ उड़ी है और पूरे राजस्थान में जी। रविंद्र 3 राजनेता इस वक्त मैं आपको अभी मैं बताऊंगी और उनको आपको अपनी पसंद के अनुसार नंबर देने हैं। पहला नाम नरेंद्र मोदी, दूसरा नाम वसुंधरा राजे, तीसरा नाम गजेंद्र सिंह शेखावत। तो इन तीनों नामों में अपनी पसंद के हिसाब से आप बताइए कि पहले नंबर पे कौन लगता है आपको, दूसरे नंबर पे कौन लगता है, तीसरे नंबर पे कौन लगता है? सबको तीनों को मैं 10 में से 10 दूंगा। अपनी अपनी जगह सब बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं और बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस। ये एक डिप्लोमेटिक आंसर है रविंद्र। अगर आपको नंबर वाइज बताना पहले नंबर पर सवाल हमारे थोड़ी है, ये सवाल हमारे थोड़ी है, ये तो जनता के सवाल है जो जनता पूछना चाहती है। जनता के सवालों का जवाब मैं उनके हिसाब से दे रहा हूँ। मैं वाकई तीनों बहुत ही बढ़िया लीडर है
और मैं 10 में से 10 नंबर देता हूँ, 30 में से 30 देता हूँ। और वैसे मैं नंबर देने वाला होता कौन हूँ, ये तीनों हमारी उम्र को नहीं है, एज कोई अ करते वोटर, बोलो आप तो ये एक ना देश के नागरिक हैं, मैं आप वोटर हैं, बिल्कुल बिल्कुल तो आपको उसी हिसाब से आप बताइए ना कि किसको कितने नंबर देंगे। मैं यही तो कह रहा हूँ कि मुझे ना लोग सब बढ़िया लगा। और रही बात बीजी माननीय प्रधानमंत्री जी ना हमारी उम्र को नहीं हुई करते बत्तो टाइम होना राजनीति रे मीना उरो, और वो एक सफल राजनेता है। और ये तीनों ना 30 में 30 नंबर दिया। रविंद्र, अब फिर से इसी सवाल पर आते हैं कि अगर कांग्रेस की तरफ थोड़ा सा मैं चलूं तो 3 नाम फिर मैं आपको देती हूँ, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, सचिन पायलट। अब इनको पसंद के अनुसार नंबर देने हैं तो क्या होगा आपका आइडिया? सब अपनी अपनी जगह बढ़िया है, बिल्कुल 30 में से 30 इनको भी। अपनो दरबार खुलो है सर, आप पे कंजूसी कौन करे? अगर डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं रविंद्र, आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं, आप सीधे सीधे आंसर दे नहीं रहे, और लोग सीधा सीधा ही जानना चाहते हैं इस वक्त। फिर से जो लोगों का आंकड़ा है लाइव देखने का फिर से बढ़ गया है, क्योंकि लोग इसी तरह के सवालों के जवाब आपसे चाहते हैं, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं, आपने इस तरह की पहचान बनाई है। तो अब लोग आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में भी जानना चाहते हैं, आपको क्या पसंद है, आपको क्या पसंद नहीं है, वो भी जानना चाहते हैं। तो अब ये तो लोगों के सवाल है, हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं इसमें। जी जी, तो 30 में से 30 दे दिए ना, 60 में से 60। अभी आपने मारवाड़ी में आपने अपनी बातें कही, क्योंकि आप मारवाड़ी में सहज महसूस करते हैं। कोई मारवाड़ी सॉन्ग जो आपको इस वक्त याद आ रहा हो तो आप गा के सुना सकते हैं लोगों को। नहीं, बिल्कुल ही को नहीं। सिंगर अच्छे नहीं है, मैं सुनना पसंद करूं, आप है। सुनाओ तो मैं सुनूं, बिल्कुल मैं सामू बैठर बिल्कुल पूरे तरीके में बढ़िया सुनूं। अगर आप ना आवे तो और ही स्वागत है आप। अच्छा, बॉलीवुड सॉन्ग सुनते हैं? सिद्धू मूसेवाला रे ट्रेंड रे मीना बॉलीवुड यू ना मैं लागू को नहीं जमरे, क्योंकि आज टाइम रहा यंगस्टर जितना भी है वो पंजाबी सॉन्ग ज्यादा पसंद करते हैं। अच्छा, ये यूथ जो होता है वो आजकल कूल लगने के लिए क्या क्या करता है? तो अगर आपको कूल दिखना हो तो रविंद्र सिंह भाटी क्या क्या करते हैं? रविंद्र ये मामले में तो आपने कहीं कह भी कौन सका, और कूल तो वही कंकर माना ठाई गुण बड़ी लगभग विश्वविद्यालय में आया पछे ले रहा हाल तक जे आता हूं वही जाऊं। कई बार मैं लोगों ने देखा कि फाटोड़ी पेंटा पेरोड़ी है उडंग ने, तो शायद वो कूल लागन रो प्रयास करता उसे, पर के दिन के मिना थोड़ा अटपटो लगे। वो तो अभी मिना रविंद्र सिंह भाटी की किस तरह की जी 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 बताइए बताइए। अगर कूल लागणु है तो आप साफो पहरो, अगर कूल लागणु है तो आप जो पारंपरिक जो वेशभूषा है आप वो पहरो। हूं समझा कि आप वो बहुत ज्यादा कूल लागो। जी बिल्कुल। अगर मतलब कहा जाए कि रविंद्र सिंह भाटी की दिनचर्या किस तरह की रहती है, क्योंकि छात्र राजनीति में रहते हैं और राजनीति में भी कहीं ना कहीं मुख्य धारा की जो राजनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं, तो अगर कहा जाए कि पूछा जाए आपसे कि रविंद्र सिंह भाटी की दिनचर्या कैसी रहती है तो क्या कहेंगे? आज पहली तक बीच बीच में थोड़ा लेट लतीफ उठन वाली आदत थी, बट अब सुधार करियो हमने। कई सारा साथी हमने कहो कि एडी जो आता है ये ना थोड़ी कम करो, क्योंकि सीधी सी बात है आज टाइम रे मीना जितना भी हमारे जड़ा युवा है वो रात रे फोन स्क्रॉल ज्यादा करे और लेट नाइट सोनो होवे तो उठते ही टाइम लगे। और बाकी रही बात दिनचर्या की, तो मैं हमेशा यही प्रयास करा कि एक सिस्टमेटिक रहे, पर भाग दौड़ रही जिंदगी तो है स्ट्रगल तो। जी रविंद्र, कभी कभी कहा जाता है कि किसी किसी काम को करवाने के लिए सीधी उंगली से घी नहीं निकलता है, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। तो रविंद्र सिंह भाटी को कितनी अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ी छात्र शक्ति के काम करवाने के लिए? मानत खुद ने टेढ़ो होना पड़े पूरो, इन द सेंस ऑफ कि कई बार ना लोग पूछे कि साहब आप कोई वो वीसी साहब वाली टेबल में दुश्मनी है कहीं, तो मतलब काम कराना चाहिए, काम काम होना चाहिए। स्टूडेंट्स रो काम कोई भी सूरत में रुकना नहीं चाहिए, अपना
जहाँ होणु है आप वहाँ आप मेहनत करो उगर वास्ते अपना अगर लड़नू पड़े दो दो हाथ भी करना पड़े तो उगे लारे मत रहो। देखो साहब छात्र संघ का चुनाव हुआ क्या जी है ना, छात्र संघ का चुनाव ये वास्तव है ताकि छात्र जो कोई भी मुद्दो है वो आगे तक में राख सका, उन्हें हल कर सका, उन्हें सुलझा सका। अगर आपने हल ही नहीं कर सका तो बस की मतलब रहेगा, की मतलब रहेगा छात्र संघ चुनाव की मतलब रहेगा लोगों ने जो आपने आर आगे आर वोट दिया तो के दिन ना लगे कि मजबूती में काम करना चाहिए। और हाँ बाकी जो उंगली सीधी और टेढ़ी की बात है तो वो तो सबा नहीं ठाए कि कंकर सीधी रहा करे की कर टेढ़ी रहे। जी आजकल का युवा थोड़ा सा अग्रेसिव होता है, ये मैं सबके लिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि कोई भी इस बात को अन्यथा ना ले, कुछ युवाओं की मैं बात कर रही हूँ जो अग्रेसिव होते हैं। क्या रविंद्र सिंह भाटी भी अग्रेसिव हैं और क्या अपने इस अग्रेसिवनेस में उन्होंने यूनिवर्सिटी के कितने काम करवाए हैं? बड़ो आदमी है सर, गांव आयोडो लोग इन अग्रेसिव भले गए, मैं तो अग्रेसिव मैंने अपने लगे कि मैं अग्रेसिव हूँ और यूनिवर्सिटी का काम है जो कई बार हाथ जोड़ करा दूं, नहीं माने तो फिर बाकी चीजें तो है। तो मतलब आपको लगता है कि प्यार से ही काम हो सकते हैं, गुस्सा बिल्कुल कभी भी नहीं काम होता है, प्यार में बहुत ताकत है मैम। जी रविंद्र, आप हमारे जो इतने सारे दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उन्हें? किस संदर्भ में? छात्र राजनीति के संदर्भ में, एज अ सिटीजन, किसी भी संदर्भ में। अच्छा वर्तमान रमीना छात्र संघ का चुनाव हुआ है, हूँ जितना भी साथी है जो को चुनर आया है हूँ सभा में निवेदन करना चाहूँ कि आप डटर मुकाबलो करया, डटर संघर्ष करया, कोई भी सूरत में लारे मत रहा और जेद केद भी आप ना लागे कि आप अकेला हो, आप रे भाई ना याद करे, आप रे भाई आप रे बेड़ो हर परिस्थिति में ना मजबूती खड़ो रहे। जी और इसी के साथ हमारी चर्चाओं का जो दौर है अब हम इसे खत्म करना चाहेंगे क्योंकि निर्मल से भी हमने बहुत सारे सवाल किए और निर्मल ने भी बड़ी बेबाकी से इन सवालों का जवाब दिया और रविंद्र भी हमारे साथ जुड़े। रविंद्र ने अपने व्यक्तिगत जीवन, राजनीतिक जीवन सभी के बारे में हमें इत्मीनान से बताया। कहीं कहीं हालांकि डिप्लोमेटिक आंसर्स उन्होंने दिए हैं और ये भविष्य में हमें देखने को मिलेगा जब हम ये इस इंटरव्यू को चलाएंगे। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिनके जवाब हमें शायद इस इंटरव्यू में मिल जाएंगे। तो रविंद्र आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतनी सारी जानकारी आपने साझा की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और फिलहाल हम इस चर्चा को समाप्त करना चाहेंगे। जो दर्शक हमें इतने समय से लाइव देख रहे थे उन्हें भी हम शुक्रिया कहना चाहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।